भगवान जिन देशों को श्राप देते हैं उनकी जमीन के नीचे कुछ ना कुछ तेल या दूसरे संसाधन छिपा देते हैं। हो सकता है वह देश कुछ समय के लिए बहुत अमीर बन जाएं, लेकिन वही संपन्नता आक्रांताओं को आकर्षित करती है। भारत हजारों वर्षों तक सभ्यता की शुरुआत से दुनिया का सबसे समृद्ध देश रहा। इसी समृद्धि के कारण हमने इतिहास के सबसे क्रूर आक्रमणकारियों को झेला, जो हमारे धन, हमारे ज्ञान और हमारी संस्कृति को लूटने आए। हम आज भी उस 1000 साल लंबे लूट के दुष्प्रभावों से उबर रहे हैं। इस समय वेनेजुएला निशाने पर है, क्योंकि वह भारतीय खानों की तरह तेलों से भरपूर है और झुकने को तैयार भी नहीं। वह एक स्वतंत्र रास्ते पर चलना चाह रहा है, जो तेल के दीवानों और तेल के शिकारी देशों को रास नहीं आ रहा। इसीलिए पहले वह मारिया कोरिनो मचाडो जैसे एक उपयोगी मूर्ख को खोजा गया। उसे नोबेल पुरस्कार से महिमांडित किया गया, ताकि देश को कोलोनाइजेशन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा सके, जो बाहर से क्रांति जैसा दिखता है। कोलोनाइजेशन का विरोध कैसे किया जाए? क्या इसकी कोई तय रणनीति यानी कोई प्लेबुक होती है? पहला तरीका है गरीब बने रहना, गंदा दिखना और जमीन को इतना कठिन बना देना कि उस पर कब्जा करना ही सजा जैसा लगने लगे। जैसे बांग्लादेश, आक्रमणकारी उसे जीतने के चक्कर में अपनी ही लुंगी खो बैठे। इतना गरीब कि कोई उसे दिल से लगाना ही नहीं चाहता। पार्टीशन के समय भारत ने भी उस भूभाग पर वैसा दावा नहीं किया जैसा उसने अन्य क्षेत्रों पर किया था। पाकिस्तान को भी वो उतना नहीं चाहिए था, इसलिए उसने उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा, जबकि खुद पाकिस्तानी लोगों के पास भी कोई खास क्लास नहीं थी। तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ, तब भारत ने उसकी 1 इंच जमीन पर भी कोई दावा नहीं किया, क्योंकि सच यही है कि उसे कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि वो इतना गरीब था। पाकिस्तान कश्मीर पर दवा ठोकने के लिए रोता चिल्लाता है, जबकि वहां उसका कोई वैध अधिकार है भी नहीं। लेकिन बांग्लादेश पर दवा करने के लिए उसके मुंह से हल्की सी सिसकी तक नहीं निकलती, जबकि वो तो उसके देश का हिस्सा भी रह चुका है। भारत के पास वहां की जमीन पर हुए अत्याचारों के आधार पर उसका कोई हिस्सा वापस लेने का नैतिक तर्क हो सकता है, लेकिन ये करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने सुंदर बगीचे वाले विला के बाहर बहती खुली नाली पर अतिक्रमण करने की कोशिश करना। इसलिए भारत बांग्लादेश से आए पीड़ितों को CAA के तहत नागरिकता देता है, लेकिन बदले में उसकी जमीन का कोई हिस्सा सक्रिय रूप से मांगता नहीं है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के लोग, जिनमें गर्गा चटर्जी या महुआ जैसे लोगों से ज्यादा समझ और तर्क है, भारत के अंतर्गत एक संयुक्त बंगाल राज्य का सपना भी नहीं देखते। वे पूर्वी बंगाल से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहते। यह पूर्वी बंगाल से मतलब फुटबॉल क्लब नहीं, बल्कि बांग्लादेश है, जो असल में ऐतिहासिक रूप से ईस्ट बंगाल ही है। जब अलेक्जेंडर अपने विजय अभियान पर था, तब उसने अरब के रेगिस्तान में जाने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि वह जगह उसके लिए बस एक भाले भर की दूरी पर था। इसके बजाय वह इतनी दूर भारत तक आया क्योंकि उसे भारत का सोना और यहाँ की प्रचुरता से भरी उपजाऊ धरती आकर्षित कर रही थी। वह अरबों को भी लूट सकता था, लेकिन उसे वहां से मिलता ही क्या? रेत, कुछ ऊंट और शायद कुछ खजूर। यही कहानी चंगेज खान और मंगोलों की भी थी। वे बगदाद और फारस तक गए, लेकिन यमन तक नहीं पहुंचे। उस समय न तो वहां तेल की खोज हुई थी और न ही उस तेल का उपयोग करने के लिए जर्मन कारें मौजूद थी। गरीबी ने मध्य पूर्व को सबसे भीषण बाहरी आक्रमणों से बचा लिया, या कहें कि उसी गरीबी ने वहां के कुछ सरदारों को इतना दरिद्र बना दिया कि वे खुद ही बर्बर बनकर आक्रमणकारी और लुटेरे बन गए और उत्तर अफ्रीका से लेकर पूर्वी यूरोप तथा भारत तक लूटपाट करते चले गए। यदि आप भी आक्रमणकारियों द्वारा रौंदे जाने से बचना चाहते हैं, तो या तो इतने कंगाल बन जाइए कि कोई आपको जीतने की इच्छा ही ना रखे, या फिर रूस की तरह मजबूत बनिए, या जापान की तरह मजबूत, शंकालु और किस्मत के सहारे इतने सतर्क रहिए कि आपकी जमीन पर लुटेरों का कब्जा कभी ना हो सके।